हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है ग्रामर हब कानपुर में। अपना अभी टॉपिक चल रहा है रूट वर्ड्स। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के मन में जो भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ, प्री का रिजल्ट आया था, हो गए काफी दिन हो गए, तो उसमें आप लोगों को काफी डाउट है कि क्या मेरिट लिस्ट रही है, कितना कट ऑफ गया है, किस पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ रहा है। वो थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, जो हमारा कट ऑफ रहा है, तीन थ्री टायर में इसका एग्जाम होता है। जो सबसे पहले आता है जेएसओ। जेएसओ क्या होता है? ये जूनियर स्टैटिस्टिक ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल होता है, ऑफिसर होता है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में आ जाता है, फर्स्ट ईयर में आ जाता है। सेकेंड ईयर में जो आपका एसआई बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, ये सेकेंड ईयर में आ जाता है। तीसरा जो बाकी जो पोस्ट बचती हैं, वो सब हमारी तीसरे कैटेगरी में यानी थ्री टायर में आ जाता है। अच्छा, इसकी मेरिट जो तैयार होती है वो अलग होती है। इसकी जो एसआई की तैयार होती है मेरिट, वो अलग होती है। अलग का मतलब ये सेंस नहीं है कि अलग से इसका लिस्ट निकलता है। इसी में जो इसके ऑब्टेन मार्क्स हैं, उसके बेस पे रेडी की जाती है। जैसे 2025 का इसका कट ऑफ लगभग 153 के आसपास गया है। ठीक है, जो सेकेंड ईयर है उसका लगभग 150 के आसपास गया है। और जो तीसरा है, इसके बेस पे हमारी पूरी मेरिट कट ऑफ रेडी किया जाता है। ठीक है, देखो मैं तो ये कहूंगा कि जो लोग अभी तक सक्सेस हो चुके हैं प्री में, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो लोग नहीं हुए हैं, यानी कि अपनी कमियों को उनको टटोलना है, पहचानना है। और ये नहीं कि डिजेक्टेड हो गए आप, अब कुछ रह ही नहीं गया, नहीं। आपके पास अभी बहुत स्टेमिना, आप कम से कम मैदान में उतरे हैं, पहली बार में नहीं आप कर पाए हैं, तो 2026, 2025 आपका नहीं था, 2026 आपका हो सकता है। आप अगर मेहनत कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन है, तो आपका 2026 होगा। एक साल पहले कोई अगर भर्ती हो रहा है, हो जाने दो, परेशान नहीं होना है। बहुत सारी भर्तियां निकलती हैं, अच्छी अच्छी भर्तियां निकलेंगी। हाँ, तो जो नहीं हो पाए हैं, वो अपना अपने आप को रीयूनाइट करें और रिकंसिडर करें अपने उस एग्जाम के लिए, और दोगुनी मेहनत के साथ लग जाइए। जो भी आपकी कमियां रही हैं, उनको आप पहचानिए और उन कमियों को हटाकर तब पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, उनका ये एग्जाम आपका लगभग सितंबर में हुआ था ना, सितंबर 2025 में प्री हुआ था। रिजल्ट इसका दिसंबर में आया है। तो अब जो मेंस के लिए बैठने जा रहे हैं, मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि अब आप लोग ऑनलाइन लेक्चर ना देखना, अभी ना देखना। क्योंकि अब आपके पास इसका जो, जैसे लास्ट प्रीवियस ईयर के जो मेंस हेल्ड हुआ है, वो लगभग रिजल्ट निकलने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने के बीच में मेंस लगा होता है। ठीक, इसमें आपको काम केवल रिवीजन का करना है। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो आपने कोई मेथड तैयार किया होगा किसी भी सब्जेक्ट का, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश का तो जो बोल देता हूँ कि नोट्स इसका बना लो, तो आप लोग शॉर्ट में बना लिया करें। मैं बाकी सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ कि केवल रिवीजन की जरूरत है। इवन मेरे भी लेक्चर देखने की आपको भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 20 से 25 दिन बड़े ही क्रूशियल होते हैं। आप इनमें जो आप 2 से 3 महीने में पढ़ाई करेंगे, वो आप 20 से 25 दिन में पूरे एफर्ट के साथ आप लोग पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपका मेंस लगा हुआ है। लेक्चर देखने में क्या होगा, जो आपको बताया जा रहा है एक लेक्चर में, वो आपके लिए जब खुद अगर नोट्स बनाए होंगे, सुपरफिशियल रीडिंग करनी होगी, अगर लेक्चर वो 1 घंटे का है, तो वो लगभग 12 से 13 मिनट में आप अपने नोट से पढ़ लेंगे, क्योंकि आप पहले मेहनत कर चुके हैं लेक्चर में। तभी मैं बोलता हूं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं, उस समय अपना पूरा 100% दीजिए। इसके बाद जब रिवीजन करेंगे, तो उसमें आपको 100% देने की जरूरत नहीं है। तो मेरी सलाह यही है, जो मेंस में बैठने जा रहे हैं, वो कोई नया लेक्चर ना देखें, नया वीडियो ना देखें। बाकी आपको जो रीडिंग करनी है, वो जो नोट्स बनाए हैं वही पढ़ना है। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको डाउट आ रहा है कुछ और आप वीडियो भी नहीं देख रहे, नहीं। आपको जहां डाउट आ रहा है, वहां पर आप
रेफर कर सकते हैं वीडियो। हो सकता है कि नहीं आप भूल गए हों लिखना, नोट करना कि क्या लिखा, क्या यहाँ पर इसका आंसर था, क्या इसका सिनोनिम रहेगा, क्या एंटोनिम रहेगा, या हिस्ट्री से रिलेटेड या ज्योग्राफी से रिलेटेड, व्हाटएवर आपको रेफर कर लेना है। बिल्कुल ये नहीं कि करना ही नहीं है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा, कट ऑफ मार्क की बात कर रहा था, जो जनरल कैटेगरी है उसका इस बार गया है 136.83, इतने मार्क्स हैं, ठीक है। यानी कि जो 2024 था, 2024 में ये कट ऑफ आपकी लगभग 153 दशमलव समथिंग थी। इस बार पेपर ज्यादा टफ हुआ है, ठीक है, तो लगभग 17 नंबर, 17 पॉइंट्स का डिफरेंट आया है। पेपर चूंकि टफ था, देखो मेरिट मायने नहीं रखती है, जिस लेवल का क्वेश्चन पेपर आएगा उस लेवल से सारे बच्चे आपकी कैटेगरी में आते हैं। कोई ये नहीं कि टफ आ गया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आपका भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि 30% मिनिमम इसका थ्रेशोल्ड लेवल है जनरल कैटेगरी में। वो बताऊंगा क्या होता है 30%। दूसरा देखिए, ओबीसी का 130.36 गया है, जो इकोनॉमिक वीक सेक्शन वाले हैं उनका 127.41 कट ऑफ गया है, ठीक है। ये सारे क्या है, कट ऑफ। जो एससी वाले हैं उनका 114 गया है, जो एसटी है उनका 106 गया है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनका 92.8 गया हुआ है, ठीक है। ये इसका कट ऑफ रहा है। और अभी देख लो, मैंने कहा कि 2025 में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो डिजेक्टेड बिल्कुल ना हो, क्योंकि 2026 में वैकेंसी की भरमार आने वाली है। 2026 में अभी ये लास्ट दिसंबर चल रहा है ना, अभी दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी की शुरुआत में अभी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो टारगेट आप बना के चलिए, चाहे सीपीओ का हो चाहे सीएचएसएल का, उसका भी प्री हो चुका है, मेंस लगा हुआ है। हाँ, सीएचएसएल वाले जो हैं वो लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए अभी टाइम है, अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, तो वो लोग देख सकते हैं। सीपीओ, सीपीओ में इंग्लिश की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, 200 तो मार्क्स, 200 तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ रहे हो। तो जो सीपीओ वाले हैं वो इंग्लिश को बिल्कुल प्राइमरी सब्जेक्ट मान के चलेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। सीपीओ में इंग्लिश ही आपकी मेन आ रही है, ठीक। तो वो लोग लेक्चर देखना कंटिन्यू रखें, और जो भी डाउट है आप लोग कमेंट में बताइए। देखो अभी तो मैं लाइव क्लास नहीं ले पाता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा जल्दी से, अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, सो दैट हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सके। तो जो टारगेट आप लेके चल रहे हैं, 2026 आपका होना चाहिए, चाहे सीपीओ हो, चाहे एसएससी का एग्जाम आए कोई भी, ठीक है, चाहे बैंक का आए, और चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, एनडीए, सीडीएस या सिविल सर्विसेज के जो भी रिलेटेड हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जा रही है, वो लोग अपना एक टारगेट बना के चले कि हमको इस बार 2026 में एक बस नौकरी पानी है, क्रैक करना है। तो उसके लिए आपकी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। बाकी आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना चल रहा था रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स इतने काम की चीज है, जैसा कि मैंने बताया है कि एक एक वर्ड से, कीवर्ड से आपके 15-15, 20-20, 30-30 तक वर्ड मीनिंग आपकी रेडी हो रही है, ठीक है। तो बहुत काम की चीज है, इसको हल्के में न लेना, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग रूट वर्ड्स, कई लोग तो जानते नहीं रूट वर्ड्स होता क्या है, कि वो क्या भी रूट वर्ड से पढ़ना पड़ेगा क्या। मैंने बताया था आप लोगों को, रूट वर्ड एक ऐसा मैजिक है जिसमें आपको कुछ रट्टाफिकेशन नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि वोकैबुलरी तो याद ही करनी पड़ेगी, नहीं भाई, याद नहीं करना है, एक उसमें मेथड होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि बिना रूल के ही इंग्लिश बन गई है, बिना रूल के इंग्लिश भी नहीं बनी है कि वोकैब याद करके ही आप लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि कोई चीज जब इनिशियल स्टेज में होती है तो एक से ही स्टार्ट होती है, दो से स्टार्ट होती है। जैसे हम लोग गेहूं की आजकल बड़ी बड़ी खेती करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से तो इसकी स्टार्टिंग हुई होगी कि कुछ बहुत दाने कहीं उगे होंगे, ठीक है, फिर उससे कई सारे दाने और आए, फिर उससे
काफी वास्ट एरिया में उसको लगाया गया। तो ऐसे हमारे रूट वर्ड्स क्या कर रहे हैं, पहले कुछ कुछ ही वर्ड रहे होंगे, सम वर्ड्स थे, इससे जो है तो कई सारे वर्ड फूटे हैं। तो जो रूट वर्ड हैं उसी से तो बाकी हमारी वो कैब तैयार हुई है, किसी भी टाइप की वो कैब, ठीक है, चाहे किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई एक वो कैब पूरी हो, जैसे केमिस्ट्री की वो कैब अलग होती है, फिजिक्स की अलग होती है, और सोशलॉजी की अलग होती है। तो इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का सेगमेंट का अलग अलग वर्ड्स निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसकी रूट रही होगी ना। तो वही काम हमारा रूट वर्ड्स कर रहे हैं कि एक वर्ड से, एक की वर्ड से आपके जाने कितने वोकैब रेडी हो रहे हैं, है? तो मैंने चूंकि मैं अंदाजा इसलिए लगाया क्योंकि जब मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक जैसा पढ़ाता हूँ, वोकैब याद करने वाला, लॉजिक वाला, ट्रिक वाला पढ़ा रहा था, तो उसमें कई सारे व्यूज आ रहे थे। लेकिन जब रूट वर्ड पढ़ाने लगा तो लोग सोचते हैं ये कौन सी चीज आ गई। अरे भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हल्के हल्के में लोगे तो बाकी आपके जो वोकैब है याद करते करते थक जाओगे, मैं भी थक जाऊंगा आपको याद कराते कराते, और ना आपसे एग्जाम क्रैक होगा और ना मैं करा पाऊंगा। तो इसलिए मैं कहता हूं रूट वर्ड्स बड़े काम की चीज है, ये जादू है, इसको आप लोगों को नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि लेक्चर बहुत दे रहे, काम की बात कर नहीं रहे। चलो भाई काम की भी बात करता हूं। अभी तो एक दिन मैं क्या करूंगा कि जितने भी एसएससी में पूछे गए हैं, एसएससी हो गया आपका, सीपीओ हो गया, ठीक है, और बैंक से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हुए, मेन मेन जो भी एग्जाम हुए हैं, उसकी मैं टेस्ट सीरीज करवाऊंगा, जो कैसी होगी, वीकली होगी। मैं टेस्ट नहीं लूंगा आपका, परेशान ना हो, मैं वो आपका टेस्ट करवाऊंगा जो पूछे जाएंगे या अभी तक जो पूछे गए हैं, ऑप्शनल करवाऊंगा। जैसे एक कोई वर्ड दे दिया, सिनोनिम्स के 4 ऑप्शन दिए, जो पूछे गए उनकी बात कर रहा हूं मैं, और कितने ज्यादा बार पूछे गए, फ्रिक्वेंसी, कैसे आप उसको सर्च आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स, तब आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा। अब इंटरेस्ट इसमें ज्यादा लेना आप लोग, रूट वर्ड, क्योंकि मुझे व्यूज से पता चल जाता है, जब वीडियो के व्यूज कम होते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें कम है। लेकिन आप लोग इसको समझो, हमें, मैं व्यूज की मतलब नहीं रख रहा हूं, लेकिन आप लोग इसको समझो कि आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बहुत देर हो गई आपको लेक्चर देते देते। अब काम की बात करते हैं, काम की तो वो भी थी खैर। देखिए हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड आया है बीन, ठीक है। बीन क्या होता है, एक संकेत होता है अच्छी चीज का, ठीक। जहां भी बीन आपको दिख रहा है उसका मतलब होता है गुड। जैसे ये एक वर्ड हमारा कीवर्ड में लिखा है बीन, अब इससे जो भी वर्ड बनेंगे उसमें आप सेंस लगा लेना कि कोई पॉजिटिव चीज की बात हो रही है। ये नहीं कि बेनिफैक्टर आ गया तो अब आप इसको याद कर रहे हो, हालांकि आप जो मैजिक ट्रिक बताई है वो कैब में, वो कैब विद फन आप बता लेंगे, लेकिन आपको एग्जैक्टली वही वर्ड याद होगा जो मैंने आपको बताया है। लेकिन रूट वर्ड में क्या हो रहा है कि ये बेन वर्ड जहां भी आपको कीवर्ड देखने को मिल जाएगा उसमें एक ही सेंस निकल रहा है कि इसका पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आ रही है। जैसे बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर क्या होता है, किसी को पता है, बताइए। अभी क्या बताएंगे, आप तो ऑफलाइन है, ठीक है। बेनिफैक्टर क्या होता है, दूसरों का भला चाहने वाला, दूसरों का भला चाहने वाला, जिसको आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शुभ चिंतक, ठीक है, उसको बोलते हैं बेनिफैक्टर। देखो बेनी आया, बेनी में पॉजिटिविटी क्या दिख रही है, जो बंदा दूसरों की भलाई के लिए सोचता है उसको बोलते हैं बेनिफैक्टर। दूसरा क्या है, बेनिफिशियल, ठीक है, यानी कि कंड्यूसिव, लाभदायक, बेनिफिशियल, लाभकारी, ठीक है, हिंदी में भी लिख लो आप लोग, लाभकारी। अक्सर मैं लेक्चर में बीच में बोल देता हूं, दिस विल बी वेरी कंड्यूसिव फॉर यू, ठीक है, फॉर योर एग्जाम। बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन क्या होता है, बेनी लगा है यानी अच्छा पॉजिटिविटी आएगा, किसी को अच्छे शब्द बोलना, यानी कि किसी को जैसे आशीर्वाद देना,
आशीर्वाद या दुआ देना। ठीक। बेनोवलेंट, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं परोपकारी। बेनिफिट तो सबको पता ही है, लाभ से संबंधित है। लाभ जब आपको होता तो आपको अच्छा लगता है ना, ठीक है। तो बेनिफिट, जहां भी बेनी लग रहा है, ये देख लो हमारा कीवर्ड है, इस हिसाब से आपको जहां पर बेनी लगे वहां पर यानी कि पॉजिटिविटी की बात हो रही है, उसका मतलब गुड होता है। और इस तरीके से, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए, बेनी से बहुत सारे वर्ड हैं, जहां पर आपको बेनी दिखा मिल जाए तो ये वाला कंसेप्ट आप लोग याद रखना। केवल हमको बेनी याद करना है, ये सब नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में जब आएगा कुछ ऐसा तो आप बेनी से बहुत कुछ आइडिया लगा लेंगे, तुक्का नहीं तीर लगा कर आएंगे, ठीक है। तो आपको केवल बेनी याद करना है, ये याद हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं याद होता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, लेकिन मैं यही कहूंगा याद कर लो, आपको स्पीकिंग में भी काम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेल। बेल का मतलब क्या होता है? जहां पर बेल आ जाए या बेल आ जाए, बीई डबल एल आ जाए या बीई एल आ जाए, वहां पर कुछ झगड़े से संबंधित बात हो रही होगी, झगड़ा या विद्रोह से या मारपीट से, ठीक है। जैसे बेल, बेल से हमारा रूट वर्ड है, बेल क्या बनेगा? बेलिकोस। बेलिकोस मतलब क्या होता है? झगड़ालू। ठीक है। रिबल, रिबल क्या होता है? विद्रोह, ठीक है, विद्रोह। देखो बीई एल आया, आपको केवल कीवर्ड ढूंढना है एक वर्ड में। री मतलब दोबारा से कभी जैसे युद्ध करना होता है, विद्रोह तो होते रहते हैं, ठीक है। झगड़ा हो सकता है कि पहले इनिशियल स्टेज में रहा, पहली बार हुआ हो, लेकिन विद्रोह जो है तो होते रहते हैं, उस स्टार्टिंग हो चुकी होगी उसका, फिर से हुआ होगा, तो उसको विद्रोह का नाम दिया जाता है। देखो मैंने जैसा पहले भी बताया आप लोगों को, जो इंग्लिश के वर्ड हैं उसमें एग्जैक्ट हिंदी में मीनिंग नहीं निकाला जा सकता, उसको कोरिलेट किया जाता है, तो उससे मिलता जुलता भी शब्द हो सकता है उसका मीनिंग। इसलिए एग्जैक्ट मीनिंग के पीछे ना पड़ना कि यार मैंने रेबल तो केवल विद्रोह पढ़ा है, और सर ने बताया कि रेबल का मतलब जो हो तो फिर से लड़ाई करना हो गया या कुछ हो गया, तो जैसा सेंस निकल रहा है उस हिसाब से इस वर्ड का यूज करते हैं। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट क्या होता है? दुश्मनी या दुश्मन टाइप की कुछ फीलिंग आती है, ठीक। इसको जैसे बन सकता है आपका सिनोनिम होस्टाइल, एनिमिटी, शत्रुता, ठीक है। तो आप लोग ये वर्ड याद रखिए, बेल और बीई डबल एल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइड। साइड, जिस भी वर्ड में आपको कीवर्ड मिल जाता है वहां पर हत्या से संबंध होता है, ठीक। अब मान के चलो कि आप एग्जाम में बैठे, आपको ये आ गया फ्रैक्ट्रीसाइड, इसका ऑप्शन दे दिया, तो कहीं पर भी किलिंग का अगर सेंस कहीं से निकल रहा होगा तो यानी कि इसका ये सिनोनिम्स होगा, ठीक है। तो एक अनुमान लगाया जाता है और वो अनुमान इस कीवर्ड की सहायता से वो बिल्कुल सटीक बैठता है। जैसे ये वर्ड फेमस है, इतने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे एसएससी का हो चाहे सीपीओ का हो, सीपीओ का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आ जाता है हर दूसरे तीसरे साल में, मिलेगा ही मिलेगा आपको, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। जहां पर बताया मैंने कि साइड लिखा हो वर्ड में, वहां हत्या संबंधित होता है। होमिसाइड, होमी का मतलब क्या होता है? आदमी से सेंस लगाया जाता है, ठीक है। उसकी हत्या यानी कि नर हत्या, जहां पर नर हत्या की बात की जा रही हो, नरसंहार की बात की जा रही हो, वहां पर होमिसाइड लगाया जाता है। पैट्रिसाइड यानी कि पिता की हत्या, मैट्रिसाइड मतलब जब कोई अपनी माता की हत्या कर देता है। ये सारे वर्ड आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर में बहुत सारे मिलेंगे। कहीं ना कहीं ऐसी वारदातें होती रहती हैं कि संपत्ति की वजह से अपने पिता की हत्या कर दी, और सास ने बहू को मार दिया, यानी कि अपनी माता को ही मार दिया,
झगड़े में बहू ने नहीं मारा, मतलब झगड़ा हुआ सासू बहू में, तो गुस्से में आके बेटे ने अपनी माँ की हत्या कर दी। इस टाइप से भी काफी केसेस मिलते हैं। इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, ये दोनों जो है तो कीड़ों से संबंधित है, लेकिन पेस्टिसाइड जो होता है वो फसलों में डाला जाता है। उससे जो हमारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कवक होते हैं, शैवाल होते हैं, उस टाइप से छोटे जीवाणु होते हैं, उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। और घर में जैसे कॉकरोच हो गया, मकड़ी हो गई, छिपकली हो गई, इनको भगाने के लिए जो दवा डाली जाती है उसको पेस्टिसाइड बोलते हैं। अंतर समझ लेना दोनों में। और हाँ, ये स्पेलिंग करेक्शन में भी पूछा जाता है, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड, इसमें एस बना के दे देते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। फ्रैक्ट्रीसाइड क्या होता है और युग्जोरिसाइड क्या होता है, ये पत्नी की हत्या से संबंधित है। बहुत बार वर्ड मिलता है, इसलिए एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इस पे बेस्ड जाने कितनी न्यूज आती रहती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इसको याद रखना कि ये सबसे ज्यादा वर्ड पूछा जाता है। पेस्टिसाइड हो गया। हाँ, फ्रैक्ट्रीसाइड में क्या हो जाता है, भाई की हत्या। और ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत पूछे जाते हैं। ये पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये आपका रूट वर्ड तो है ही है, इसके बाद ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्लस वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब पूछा जा रहा है। आप बताओ इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो OWS का नहीं है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं, पूछ दिया जाएगा। जो नर की हत्या करता है उसको क्या बोलते हैं, जो पिता की हत्या करता है उसको क्या बोलते हैं, जो माता की हत्या करता है उसको क्या बोलते हैं। तो ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही तो है। तो आपके कई सारे सेगमेंट इसमें तैयार हो रहे हैं। रूट वर्ड इतनी कमाल की चीज है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इसको आप हल्के में न लें, बहुत ही अच्छी चीज है। एक होता है रेजिसाइड, इसको याद कर लो, ये भी पूछा जाता है, इसलिए याद आ गया, मैंने बता दिया आपको। रेजिसाइड मतलब राजा की हत्या। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा COG, कॉज। ठीक है, कॉग भी बोलते हैं इसको। तो जहां पर आपको जिस वर्ड में कॉग मिल जाए वहां पर जानने से संबंधित होगा या पहचानने से संबंधित होगा। ठीक है, सुस्ती आ रही है क्या, वीडियो को देखते देखते सुस्ती चढ़ने लगती है। सुस्ती भाई अभी ना करें, नौकरी लगने के बाद खूब अपना एंजॉय करें, सुस्ती बाद में दिखा लेना, क्योंकि आप लोगों से कई लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, पूरे परिवार की जुड़ी हुई हैं। कई बच्चों की तो ऐसी कंडीशंस होती हैं कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे। ठीक है, तो उस कैटेगरी में आके सोचो कि आपके ऊपर कई लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं, इसलिए आलस थोड़ा दूर हटा दो। अगर मूड जो है तो थोड़ा लेजी फील कर रहा हो, आप थोड़ा एक ब्रेक लीजिए, पॉज कीजिए, वीडियो बाद में देख लेना, लेकिन पूरी एनर्जी के साथ देखना है। ठीक, चलिए देखिए, कॉग मतलब जानना या पहचानना। तो जैसे कॉग्निजेंट हो गया, कॉग्निशन हो गया, ये सब क्या वर्ड होते हैं। इनकॉग्निटो, आप लोगों ने काफी बार देखा होगा कि जब आप लोग गूगलिंग करते हैं तो वहां पर एक इनकॉग्निटो मोड आता है। इसमें क्या होता है, आप जो कर रहे हैं वो किसी को पता ना चले। ठीक है, वो इनकॉग्निटो होता है, यानी कि आपकी पहचान को ये छुपा रहा है। जो भी आप लोग गूगलिंग करते हैं तो वहां पर आपकी पहचान को छुपाता है कि कोई भी आपकी सर्च ढूंढ नहीं पाएगा कि आपने क्या सर्च किया था। ठीक है, तो इसमें भी पहचानने से संबंधित है कि कोई आपको पहचान नहीं पा रहा है। कॉजिटेबल, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज क्या होता है, पहचानना। किसी को सरसरी निगाह से आपने पहले कभी देखा होगा, ठीक है, और दोबारा वो काफी दिनों बाद आपसे मिलता है, तो आप उसको क्या करते हैं, पहचान जाते हैं। यानी कि री मतलब दोबारा जब कभी वो मिलता है तो री जहां पर आता है तो वो दोबारा से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर पहचानना हो गया, जानना अलग बात हो जाती है, पहचानना अलग बात हो जाती है। कॉग्निजेंट, जानकार, जो जो व्यक्ति काफी चीजों के बारे में जानकारी रखता है उसको बोलते हैं कॉग्निजेंट। कुछ भी पढ़ते हैं बड़ा कॉन्शियस होकर पढ़ते हैं। हाँ, तो इसका सिनोनिम्स लिख लो, कॉन्शियस। ठीक है,
तो ये वर्ड याद रखना, इसके सिनोनिम होगा, ठीक। कॉन्सियस, सी भी आएगा। नेक्स्ट, कॉग्निशन क्या होता है? कॉग्निशन मतलब किसी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ठीक, तो वो कॉग्निशन आ जाएगा। और हो गया, कुछ बचा आपका? हाँ, कॉजिटेबल। कॉजिटेबल क्या होता है? कॉजिटेल होता है किसी चीज को विचार करना, बहुत ही ध्यान से विचार करना। जैसे मान के चलो कि मैंने आपसे आपसे कुछ पूछ दिया कि ये बताओ यार, सर्किटस वर्ड मैंने पढ़ाया था, उसका मतलब क्या होता है। अब आप उस वर्ड को जानने के लिए अपने दिमाग में खंगालना स्टार्ट करेंगे। तो उस वर्ड को जानने पहचानने के लिए यानी कि आप क्या कर रहे हैं? कॉजिटेल कर रहे हैं, ठीक। तो विचार करना या सोचना, ठीक है। तो देखो कितनी कमाल की चीज है, एक ही हमको कीवर्ड से कितने वर्ड रेडी हो रहे हैं। ये वर्ड वो है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में बता रहा हूं, और यही घुमा फिरा के एक क्वेश्चन बैंक होता है, वो इसमें पढ़ने को हमको मिल रहा है। अगर मैं एक एक वर्ड आपको पढ़ाऊंगा तो कम से कम 6 से 7 हजार वर्ड हैं जो रूट वर्ड पे डिपेंड है। लेकिन आपको सारा थोड़ी ना पढ़ना होता है, जो एग्जाम की डिमांड है वही पढ़ना होता है। यही वर्ड जो हो तो आपको घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। जितने मैं रेडी कराऊंगा, मान के चलो मैंने 400 वर्ड या 500 वर्ड आपके रूट वर्ड के कंप्लीट करा दिए, तो उसमें 60 से 70% आपके फंसने ही फंसने हैं बिना किसी डाउट के। और जो बाकी 30% है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जब इतने सारे वर्ड का नॉलेज हो जाएगा ना आपको, तो वो दूसरे जो वर्ड रह जाते हैं वो लोग आप ऐसे ही तुक्का भी लगाएंगे तो वो तीर साबित होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसको नोट डाउन जरूर करते जाना आप लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कीवर्ड ईयू। ईयू का मतलब होता है वेल। देखो इसके पहले भी मैंने एक आपको वर्ड पढ़ाया था, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट आ रहा है। इसके पहले भी हमने एक वर्ड बताया था आपको, बेनी, BENE। जहां पर भी बेने से रिलेटेड है, वहां भी हमारा गुड से या वेल से संबोधन हो रहा था। यानी कि आप बेनी जहां देखेंगे वहां पर अच्छे से संबंधित या पॉजिटिविटी से संबंधित वर्ड खंगाल रहे थे। ऐसे ही हमारा वर्ड है ईयू। जहां पर वर्ड हमको ईयू मिल जाता है, वहां पर कुछ अच्छा लगने वाली बात होती है, ठीक है। जैसे यूफोनी, कोई कोई म्यूजिक सुनते हो आप लोग, या किसी की आवाज सुनते हो, तो वो आवाज सुन के आप लोगों को बड़ा ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मधुर आवाज। मधुर आवाज या ध्वनि। तो जहां पर भी ईयू हमने देखा, यानी कि आप समझ जाएंगे कुछ अच्छी चीज की बात हो रही है, यहाँ पर नेगेटिव सेंस नहीं निकल रहा है। तो वहां पर जो भी आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स कर रहे होंगे, तो बड़ी हेल्प मिलेगी आप लोगों को इस चीज से। आपको मैंने जैसा कि बताया कि ये वर्ड याद हो चाहे ना हो, अगर आपको ईयू याद है तो वहां से आप एक क्लू मिल जाता है कि यहाँ पर निगेटिविटी की बात हो रही है या पॉजिटिविटी की बात हो रही है, सौरो की बात हो रही है या फिर हैप्पीनेस की बात हो रही है। तो ये पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है ईयू, यानी कि जो अपने आप को अच्छा लग रहा हो। फिर दूसरा यूजेनिक्स। यूजेनिक्स क्या होता है? जैसे आजकल साइंस ने अपने आप को बहुत डेवलप किया हुआ है, तो अपना वंश सुधारने के लिए जीन की हेल्प से, जीन की हेल्प से वंश में जो सुधार किया जाता है, परिवार में जो अपना आने वाले हैं वंश में सुधार लाना, ठीक, उससे संबंधित हमारा क्या यूजेनिक्स। यूजेनिक्स मतलब किसी अच्छी चीज की बात हो रही है। जैसे मान के चलो कि मेरा एक वंश है, सारे लोग वहां पे ब्लैकिश पैदा हो रहे थे, लेकिन हमें ये लगा कि हमारा वंश अच्छा हो, गोरा चिट्टा हो, लंबे चौड़े हो। तो क्या हुआ कि जीन जो है तो एक जगह पर फ्यूजन कराया गया, किसी का जीन दूसरे का लिया गया, किसी का दूसरे का लिया गया, और अपने लेडीज के ओवरी में उसको प्लेस कर दिया गया। तो वहां से हमारा यूजेनिक्स वर्ड निकल के आया है कि यूजेनिक्स में क्या होता है, वंश को सुधारा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद है इयोलॉजी। इयोलॉजी क्या होता है?
तारीफ में उपयोग किए जाने वाले शब्द। देखो लॉजी भी लगा इसमें, ठीक है, अध्ययन से संबंधित है, तो ऐसे वर्डों का अध्ययन किया जाता है जो अच्छे हों, तारीफ में यूज किए जा रहे हो, ठीक है। तो वहां पर यूलॉजी का हम लोग अध्ययन करते हैं। अब जैसे मान के चलो किसी के बारे में बड़ाई करनी है, उसके बारे में अच्छा बोलना है, तो वो शब्द कहां से निकल के आते हैं, जो यूलॉजी होता है, कुछ अच्छे अच्छे शब्द चुने जाते हैं, तो वहां से संबंधित हो गया हमारा। इसके बाद यूफोरिया। यूफोरिया क्या होता है, लास्ट एक्सटेंट ऑफ द हैप्पीनेस, ठीक है, परमानंद। जो बुजुर्ग लोग हैं वो जब कोई अपना गुरु करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो उनको परमानंद की अनुभूति होती है। जो माँ बाप अपने बच्चों से बहुत सपने संजोए हुए हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो माँ बाप को बहुत जो है तो परमानंद की प्राप्ति होती है। आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे, जब जी जान से लगे हुए हैं, और एक दिन वो मोमेंट आएगा जब हाथ में डंडा होगा, यो सर पे कैप होगा, और एक अच्छी पोस्ट में आप होंगे, इंस्पेक्टर होंगे। अब हाथ में डंडे से मुझे समझ में आया कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि चपरासी की बात कर रहे हैं क्या, सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रहे हैं, नहीं, आपकी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, यानी कि कैप की बात हो रही है। हाथ में डंडा तो कमिश्नर के भी होता है, ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव अच्छा सोचो। तो यूफोरिया किसको बोलते हैं, परमानंद की प्राप्त होती है। इसको नोट डाउन कर लो। देखो एक ही वर्ड से ईयू से हमको कितने वर्ड सारे क्लियर हो गए, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि हमको टॉपिक कवर करना है, क्योंकि 2026 आपका होना चाहिए, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। 2026 में भरमार आने वाली है, वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, इतनी सर्विस निकलेंगी कि आपका इसमें गोल्डन चांस है, और आप लोग गेट थ्रू हो इसमें, मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर एक स्टूडेंट भी कोई सक्सेस होगा तो मेरे लिए सब उससे ज्यादा खुशी का दिन मेरे लिए होगा कि यार अगर उसने जरा सा भी क्रेडिट दिया कि मैंने आपके लेक्चर देखे तो मुझे इतनी सारी हेल्प मिली, मुझे मेरे लिए बड़ी खुशी का मतलब जो होता है वो समय होगा। तो आप समझिए कि आपके पीछे पीछे हमारी भी खुशी जुड़ी हुई है। आप सक्सेस होंगे यानी मैं सक्सेस हो रहा हूं, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमबी। एमबी क्या होता है, जहां पर दो चीजों के संयोजन से कोई कार्य किया जाता है या उनमें कोई असंभावनाएं होती हैं या दुविधा होती है, तो वहां पर एमबी वर्ड का यूज होता है। जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है कि जिसमें दोनों हाथों का यूज किया जा रहा हो, ठीक है। कोई कोई होता है कि एक हाथ से दूसरा काम कर रहा है, एक हाथ से दूसरा काम कर रहा है, या कोई कोई जैसे राजेंद्र प्रसाद जी थे दोनों हाथ से लिखते थे, ठीक है। या कई फिल्मों में दिखाया जाता है कि दोनों हाथ से वो लोग काम करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी कि दोनों हाथों का उपयोग एक साथ करने में निपुण, ठीक है। फिर देखो एम्बिगस। एम्बिगस क्या होता है, दुविधा। दुविधा किस चीज की, दुविधा कब होगी, जब एक ही वर्ड का दो तीन मीन अर्थ निकलते हैं। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल मैं देता हूं तो आपको क्लियर होगा। काइट होता है, काइट मीन क्या होता है, एक तो पतंग होती है और एक चील होता है, ठीक है। अब ये वर्ड आ गया आपको कहीं पर और उसका ऑप्शन भी आपको दे दिया कि इसका काइट का सिनोनिम्स बताओ, तो अगर उसमें पतंग भी का, हिंदी में बता रहा हूं, पतंग का भी दिया हो और चील का भी दिया हो, तो आप लोग ये नहीं कह रहा हूं कि सिनोनिम से एंटोनिम्स आएगा, ऐसा आएगा नहीं। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक जगह काइट लिखा हुआ मिला है, अब आप नहीं पहचान पा रहे उड़ने से संबंधित पतंग का हो रहा है कि चील का हो रहा है, तो इसमें एम्बिग्यूटी हो गई, तो उसी से एम्बिगस बना है, ठीक है। एम्बिग्यूटी या एम्बिगस, एम्बिग्यूटी भी एक वर्ड हो सकता है और एम्बिगस भी हो सकता है, यानी कि जिसमें जिस शब्द को पहचानने में हमको दुविधा हो रही हो, तो वहां पर हम एम्बिगस का यूज करते हैं। एम्बिवेलेंस क्या होता है,
जैसे आपका बाहर आउटिंग करने का मन है, आप आउटिंग के लिए चले गए, अब आपको भूख लगी, एक मन कह रहा है आपका कि चलो पिज्जा खाते हैं, एक मन कह रहा है यार पिज्जा नहीं खाते हैं, ऐसा करते हैं खाना खा लेते हैं, लेकिन फिर से दूसरा मन बोल रहा है कि नहीं यार पिज्जा खाएंगे, खाना तो हम घर में भी खा सकते हैं। तो इस हिसाब से जब दो चीजों को चुनने में जब कठिनाई आ रही हो, तो वहां पर कौन सी कंडीशन बन जाती है? एम्बिवैलेंस। ठीक है, दो चीजों को चुनने में दो चीजों में से एक को चुनने में कठिनाई की अवस्था। ठीक है, जहां एमबी से मतलब क्या हो गया? देखो दो चीजें निकल रही हैं, एमबी का मतलब क्या हो गया? दोनों हाथों से संबंधित है। एम्बिगस का मतलब क्या हो गया? दुविधा, यानी दो दो चीजें निकल रही। तो जहां भी एम्बी वर्ड आता है तो आप समझ जाना इस वर्ड में या तो दुविधा की बात हो रही है या फिर दो चीजों की बात एक साथ यूज करने की हो रही है। तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाएगा। एम्बिग्विटी भी आप लिख सकते हैं, और कई सारे वर्ड्स हैं जो एमबी से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये वो वर्ड है, फिर से मैं बता रहा हूं, ये वो वर्ड है जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे पूछा जाएगा? जो दोनों हाथों को एक साथ यूज करने में निपुण हो उसको क्या बोलते हैं? एम्बिडेक्स्ट्रस बोलते हैं। जब दो चीजों को एक साथ चुनने में, एक चीज को चुनने में कठिनाई होती है तो उसको क्या बोलते हैं? ये वर्ड आ जाएगा। एम्बिगस, दुविधा की बात आ जाएगी। एम्बिग्विटी, दुविधा की बात आ जाएगी। तो ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट हो रहे हैं। आप लोग इसको ऐसे लिख लिया करो और यहां पर OWS करके मार्क कर लिया करो। ठीक है, तो आपके OWS भी कंप्लीट होंगे, रूट वर्ड भी क्लियर होगा और वोकैब तो क्लियर हो ही रही है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सारे क्लियर हो रहे हैं इससे, रूट वर्ड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा है एसी। ये वर्ड ये कीवर्ड आपको इतने सारे वर्ड में मिलेगा कि आपको बहुत ज्यादा वर्ड मीनिंग से तैयार होने वाली है। मैंने वो एग्जांपल दिए हैं आपको जिनका रिपीटेशन कई बार हो चुका है। ठीक है, सीडीएस में, एनडीए में, एमबीए में, बैंक एग्जाम में, एसएससी में, सबका इनमें कई बार रिपीटेशन हुआ है। तो देखिए जहां पर भी एसी वर्ड मिलेगा हमको समझ जाना या तो खट्टेपन से इसका मतलब निकल रहा होगा, या नुकीले से संबंधित होगा, या फिर दुश्मनी टाइप निकल रहा होगा कोई वर्ड। ठीक है, दुश्मनी भी लिख लो आप लोग। जहां पर भी आप लोग एसी देखेंगे, जैसे अक्यूट। अक्यूट क्या होता है? नुकीला। जैसे आपकी कोई स्वॉर्ड होती है, तलवार होती है, वो कैसी होती है? शार्प होती है। जो सीजर्स होती है वो कैसी होती है? शार्प होती है। नाइफ हो गई। तो इसका नुकीला या एक्यूट का सिनोनिम्स भी लिख लो आप लोग, शार्प। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एसर्बिक। एसर्बिक क्या होता है? कड़वा या तीखा या खट्टापन। ठीक है, एसर्बिक इन नेचर। जैसे आपका कोई मान के चलो कि जो वो होता है गन्ने से बनता है, नाम ने सिरका जैसे बोलते हैं, ठीक है, विनेगर, तो कैसा होता है? एसर्बिक इन नेचर होता है। ठीक है, एक्रीमनी। एक्रीमनी क्या होता है? एनिमोसिटी। इसका आप लोग ये लिख लेना, कई बार पूछा गया है, इसका सिनोनिम पूछा गया है, ये जरूर याद कर लेना, एनिमोसिटी, एग्जैक्ट यही आता है। तो एक्रीमनी, एक्रीमनी क्या होता है कि मैंने कहा कि दुश्मनी से भी रिलेटेड इसका कुछ होगा, तो ये शत्रुता होती है, शत्रुता से संबंधित होता है एक्रीमनी। ठीक, एसिडिक जो आपका एसिड होता है उससे बना है, और एसिड कैसा होता है? खट्टापन होता है। कभी बैटरी का अगर तेजाब आप लोगों ने चखा होगा, कभी हाथ में लग गया होगा, कुछ भी है, तो वहां पर कैसा वो नेचर होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, तो एसिड, एसिडिक मतलब खट्टापन। फिर एक्रिड। एक्रिड का सिनोनिम आता है अनप्लीजेंट। जो मतलब आपको अच्छी ना लगे उसको अनप्लीजेंट बोलते हैं। जैसे मान के चलो कि कुछ लोगों के सामने अगर इमली का या नींबू का नाम ले तो मुंह में पानी आ जाता है, ठीक, किसी के गूज़बम्स आ जाते हैं, तो वहां पर एक्रिड नेचर होता है। ठीक है, तो एसी से देखो कितने वर्ड आपके तैयार हो रहे हैं। ये वही वर्ड है, मैंने फिर से बताया कि जो एग्जाम में पूछे गए। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, और इसको जो है तो आपके सिनोनिम एंटोनिम्स में एसी वर्ड बहुत पूछा जाता है, इसको आप लोग
याद कर लेना, नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ठीक है। इसलिए मैं ग्राफिकल पिक्टोरियल इसको आपको दे रहा हूं कि याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट वर्ड आता है एमओ। हो सकता है मैं ये लास्ट वर्ड बता रहा हूं आपको, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग सुस्तीपन दिखाते हैं, पूरा वीडियो भी नहीं देखते हैं कि यार ये तो घंटे भर का वीडियो है, कैसे क्या हो। तो मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करूंगा, आपका इंटरेस्ट हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, इंटरेस्ट बना रहे आपको पढ़ाई में, ठीक है। इसलिए देखिए, जब कभी वर्ड में आपको एमओ देखने के लिए मिल जाए या एमई देखने के लिए मिल जाए, तो इसका संबंध आपको प्यार से निकालना है, ठीक है, कि यहां पर कहीं प्यार की बात हो रही है, मित्रवत की बात हो रही है, फ्रेंडली नेचर की बात हो रही है, तो एमी, ठीक है, ये हमारा कीवर्ड याद रखना, एमी। तो एमिएबल, एमिएबल क्या होता है? जिसको देखने पर आपको खुशी हो, ठीक है। और खुशी देखने में किसको होती है? जो हमसे प्यार वाले संबंध रखता है, मित्रता वाले संबंध रखता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे फ्रेंड्स हो, ठीक है। तो जिसको देख के एक ऐसा संबंध हमको समझ में आता है कि उसके साथ हमारे संबंध कैसे हैं, मित्रवत हैं, तो फ्रेंडली या प्लीजेंट, ठीक है। एमिकेबल, ये भी फ्रेंडली होता है, ठीक है। एमी निकल रहा है ना वर्ड, हमको बस यही वर्ड कीवर्ड आपको कैप्चर करना है अपने दिमाग में, कि मैंने बताया था जहां पर भी एमी वर्ड आता है तो वहां पर प्यार से, मित्रता से संबंध होता है। एमिटी, फ्रेंडली इन नेचर, ठीक है। एमिटी यूनिवर्सिटी एक, उससे संबंध बना लेना कि एमिटी यूनिवर्सिटी जो है वहां पर सब लोग कैसे मित्रवत संबंध रखते हैं एक दूसरे से। वैसे भी कॉलेज लाइफ होती है तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन तो होता ही है। तो एमिटी मतलब समझ जाना कि जहां पर एमिटी वर्ड आ रहा है तो फ्रेंडली इन नेचर, वो वहां पर एक दूसरे से मित्रता लोग बहुत रखते हैं। फिर हमारा है एमोरस। एमोरस क्या होता है? ये एक निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड इन द सेंस, मैंने बोला था है तो प्यार से संबंधित, लेकिन ये तब वर्ड यूज किया जाता है जब एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर कोई रखता है किसी से, एक महिला से ज्यादा या एक लड़की से ज्यादा जब किसी के अफेयर होते हैं तो वहां पर एमरस वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो अब इसको याद करने के लिए क्या है कि अपने दोस्तों को ही चिढ़ाना है, यू आर एमरस इन नेचर, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वो लड़का है, लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, तो ये एक स्टेट की बात हो रही है एमरस, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है, चाहे जैसे याद करें। हाँ, हाँ, बस इतना याद रखना कि किसी से झगड़ा ना हो, आपका आपका काम भी बन जाए और याद भी हो जाए। नेक्स्ट है हमारा इनेमर्ड। इनेमर्ड क्या होता है? मंत्र मुग्ध कर देना। मंत्र मुग्ध कर देना। अब जैसे आजकल जो है तो टेलीफोनिकली बात भी होती है, बॉयफ्रेंड से हो गई या गर्लफ्रेंड से हो गई, ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि सामने वाला तुरंत फ्लैट हो जाता है, ठीक। तो वहां पर क्या यूज होता है? इनेवर्ड वर्ड यूज हो रहे हैं। तो किसी को मंत्र मुग्ध कर देना, या अपनी बातों से किसी से अपनी बात मनवा लेना। ऐसे ऐसे वर्ड बोलना जो मित्रवत हो या प्यार से संबंधित हो, तो अपनी बात को मनवा लेना। वहां पर ऐसे वर्डों का आपने यूज किया कि सामने वालों को आपने क्या कर दिया? मंत्र मुग्ध कर दिया, ठीक है। तो ये वर्ड है, बहुत ही काम की चीज है, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, ये वर्ड आप लोगों को जरूर याद करना है, ठीक। ये जो है तो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार पूछा जा चुका है। बाकी सब एमिएबल, फेवरेट, फेवरेट वर्ड है ये आपको जबरदस्ती किसी ना किसी एग्जाम में पूछ जाता है। एमिएबल हो गया, एमिकेबल हो गया, इसका तो मैंने जाने कितने एग्जाम में देखा है। जैसे मैं टेस्ट सीरीज देखता हूं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखता हूं, तो सब में कहीं ना कहीं घुसा हुआ है। तो एमिएबल वर्ड जरूर याद कर लेना। वर्ड नहीं भी याद है तो आप केवल इतना याद कर लेना, इन वर्ड को ना याद करो, लेकिन बस इतना याद कर लेना, एमओ याद कर लो और एमई याद कर लो। तो आज के लिए इतना ही। मैं सोचता हूं कि आपके लगभग 50 या 55 वर्ड हो गए होंगे।
इतना आज के लिए मोर देन सफिशियंट है। और ज्यादा याद भी नहीं करना है, हमको केवल कीवर्ड पे ध्यान देना है कि जितने भी हमने लिखाए हैं कीवर्ड को सरसरी निगाह से जरूर देखना है। ये ग्राफिकल जो पिक्टोरियल मैंने शो किया है आपको, आप लोग जरूर अपने बुक में बना लिया करें, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो बस सरसरी नजर से इन चीजों को एक बार देख लेना है, ठीक है। तब जब एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं उसके 10 से 15 दिन पहले कोई भी नया लेक्चर नहीं देखना है। जो आपने नोट्स तैयार किए हैं उनको सरसरी निगाह से बस पढ़ते जाना है, और जैसे ही आपके सामने आए वैसे आपको याद आए ना आए कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके नजरों के सामने अगर ये वर्ड आ जाएंगे तो 100% आप अपना वहां पर देकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।